हेलो बच्चों, आज फिर हम हाजिर हैं अपने वन शॉट वीडियो के लेक्चर के साथ, ताकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। आज हमने चैप्टर लिया है चैप्टर 13 नाभिक। नाभिक के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन को परमाणु के बारे में जानना होगा। परमाणु क्या होता है? परमाणु एक अंदर धनात्मक भाग होता है, उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाते हैं। परमाणु के बाह्यतम कोश से नाभिक के सेंटर तक की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। कितनी होती है? 10⁻10 मीटर। जबकि केवल ये छोटा सा भाग जो इतना सा अपन को इस डायग्राम में दिख रहा है, छोटा सा प्लस करके बनाया हुआ, वो होता है नाभिक। और ये बहुत छोटा होता है, इससे लगभग 1,00,000 गुना छोटा होता है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻15 मीटर। अब नाभिक के अंदर इन वृत्ताकार कक्षाओं को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कक्षक। और इनको क्या कहते हैं? जो इन कक्षकों में चक्कर लगाते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और अंदर होता है नाभिक। ठीक है, तो परमाणु की खोज किसने की, ये अपन ध्यान में रख लेते हैं। परमाणु संरचना के अंदर परमाणु, ये पूरी परमाणु संरचना पड़ी, परमाणु की खोज की है जॉन डाल्टन ने। उसके बाद में आते हैं अपन नाभिक पर। तो नाभिक अपन ने समझा दिया, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा धनात्मक भाग उसके केंद्र में स्थित होता है, उसे नाभिक कहते हैं। डायग्राम में ये क्लियर कट है, इतना सा है। और नाभिक का वैसे अगर डायग्राम देखना है, बुक में नहीं है, मैं फिर भी आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये रफली बना के दिखा रहे। एक छोटा न्यूक्लियस होता है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पे ऐसा होता है। इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऐसे कर करके नाभिक के अंदर बहुत सारे होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन गोल ऐसा होता है। ये नाभिक का रियल द्रव्यमान होता है, डायग्राम होता है। अच्छे से समझ में आया? ये नाभिक का रियल डायग्राम होता है। अब नाभिक के अंदर वाले कणों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कण होते हैं। दो ही प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को भी मैंने समझाया था कि P+ से दिखाते हैं, न्यूट्रॉन को N से। तो प्रोटॉन धनात्मक आवेशित होता है, +E। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 × 10⁻27 kg, जबकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27 kg। याद रखने वाली वैल्यू है। ये दोनों लाइन शॉर्ट में समझाने के लिए लिखी हुई है, याद पूरा रखना पड़ेगा। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और उसके बाद में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। अच्छे समझ में आया? एक और कण होता है जो भी अपन ने पढ़ा, इसके बाहर कक्षा लगाता है। तो ये नाभिक के बाहर वाले कण के बारे में भी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन होता है। इस पर आवेश कितना होता है? -E होता है। और E की भी वैल्यू अपन आगे लिखी हुई है। उसके बाद में इसकी खोज किसने की? जे थॉम्सन ने। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? ये काफी हल्का पार्टिकल होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। नाभिक के बाहर वाला है। उसके बाद में अपन ने डेफिनेशन आ जाती है एनसीईआरटी में 1 AMU की डेफिनेशन। अपन केवल एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं ताकि अपन के बोर्ड में पूरे नंबर आ जाए। AMU 1 AMU कार्बन के 6C12 परमाणु भार का 1/12वां भाग को 1 AMU कहते हैं। इसे U से भी लिखते हैं। अब कार्बन के समस्थानिक बहुत सारे पाए जाते हैं। 6C12 वाला जो कार्बन है, 6C12 मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक तो कितना होता है? 6 परमाणु क्रमांक। और परमाणु भार कितना होना चाहिए? 12। यानी कि इसके अंदर 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन है। कैसे? वो अपन अभी आगे जाके सीखेंगे। उसका भार, इसका जो भी है ग्राम में x वजह जितना भी है, उसको 12 से भाग देने पर 1 AMU निकल के आता है। तो 1 AMU की वैल्यू याद रखनी है 1.660539 × 10⁻27 kg, ये होता है। उसके बाद में आता है, अपन अभी तक परमाणु के बारे में नाभिक के अंदर डिटेल में गए नहीं है, तो परमाणु का प्रतीक क्या होता है? परमाणु का प्रतीक अभी मैंने कहा था, अपन आगे समझेंगे। तो ZXA होता है। परमाणु का प्रतीक क्या होता है? ZXA। जहाँ Z क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक होने के साथ साथ Z क्या है? प्रोटॉनों की संख्या भी है। क्या है? Z प्रोटॉनों की संख्या। वहीं A क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या का मतलब है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग है। टोटल जो इसके अंदर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन सबको जोड़े तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे A आ गया। उसके बाद में न्यूट्रॉनों की संख्या फिर क्या होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या होती है A - Z, क्योंकि Z केवल प्रोटॉनों की संख्या है और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की है, तो इनमें से घटा दो तो A - Z क्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या। X परमाणु का प्रतीक होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, अलग अलग होता है ना, तो ये X क्या है? परमाणु का प्रतीक। उसके बाद में अगली हेडिंग एनसीईआरटी में आती है न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज के अंदर अपन पढ़ते हैं, प्रकृति में हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक 1H1 यानी प्रोटियम, 1H2 यानी ड्यूटेरियम तथा 1H3 यानी कि ट्राइटेरियम पाए जाते हैं।
इसके परमाणु भार क्रमशः 1u 2u और 3u है। लेकिन अब अपन को दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत अपन पे को आ जाती है यहाँ पे, किंतु सभी परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये सभी उदासीन भी है। उदासीन होने के कारण क्या होता है? एकदम ठीक। लेकिन या किंतु सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तथा सभी उदासीन भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अतः तीनों के पास एक ही प्रोटॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन होता है प्लस का ई, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का ई, और दोनों मिलेंगे तो ही क्या होगा? उदासीन। तो एक इलेक्ट्रॉन होने पर भी उदासीन, यानी प्रोटॉन भी कितना है? एक ही प्रोटॉन है। अब एक ही प्रोटॉन है तो यहाँ कोई अन्य कण उपस्थित है। क्या है? यहाँ कोई अन्य कण उपस्थित है जो इसके द्रव्यमान को बढ़ाता है किंतु आवेश को नहीं, अतः वह कण उदासीन होगा। कण उदासीन है। सर्वसहमति से इस कण को क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन नाम दिया गया, तथा इसका द्रव्यमान भी लगभग 1u के बराबर माना जाता है। ये ध्यान रखना। इसे क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन नाम दिया गया। अब न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी है। वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। पूरे चैप्टर को, जिस नोट्स को आप पढ़ रहे हो, फॉलो कर रहे हो, उसी को समझने के लिए यही वीडियो आपके लिए जरूरी हो जाता है। इसको अच्छे से समझिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आपने केवल 9 वीडियो कर लिए तो 56 में से आपके 50 से अबव नंबर आने के पूरे चांसेस है। बस बशर्ते आपको ये सारे 9 के 9 वीडियो ढंग से करने हैं। मैं आपके लिए सारे नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। कोशिश पूरी है कि 31 मार्च से पहले 9 के 9 लेक्चर आप तक पहुंचे। बस आपको इनको पढ़ना है। तो अगली हेडिंग आती है नाभिक का आकार। नाभिक का आकार या आयतन उसके द्रव्यमान संख्या ए के सीधे समानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है नाभिक का आकार बढ़ता है। जैसे 1h1, 1h2, 1h3। अगर बात करें तो इनमें कौन बड़ा होगा? इसमें टाइटेनियम सबसे बड़ा है। साइज के अंदर 1h3 सबसे बड़ा है, उसके बाद में 1h2, उसके बाद में 1h1। इस तरह से द्रव्यमान संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा? साइज बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? वो अपन साइज को यहाँ पे आयतन से दिखाते हैं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी द्रव्यमान संख्या पर आयतन निर्भर करता है। नाभिक गोलाकार होता है, अतः गोले का आयतन अपन ने कक्षा 10 की गणित के फॉर्मूले में पढ़ा है, वरना अब याद रख लेना क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, जहाँ पे r क्या है? नाभिक की त्रिज्या। अब अतः नाभिक की त्रिज्या है, अतः 4/3 पाई r क्यूब A के सीधे समानुपाती है। अब 4/3 पाई तो नियतांक है तो इसे छोड़ा जा सकता है, यानी r क्यूब के सीधे समानुपाती है। अब समानुपाती का चिन्ह है तो है, दोनों तरफ अपन ने क्या ले लिया? घनमूल ले लिया। घनमूल लिया तो यहाँ पे भी क्या हुआ? पावर 1/3 से मल्टीप्लाई हुई, और यहाँ पे भी पावर 1/3 से मल्टीप्लाई हुई। यहाँ पे तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे r आ गया a की पावर 1/3 के समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटाने पर अपन को पता है क्या होता है? एक नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक। वहां पे ये नियतांक क्या है? r0। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट नोट्स मैंने लिखे हैं, आप इसको समझिए। r0 होता है 1.2 फर्मी, और 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी दूरी है लेकिन एक नियतांक है। r0 क्या है? डिस्टेंस का एक कांस्टेंट है। r0 इक्वल टू 1.2 फर्मी, ये वैल्यू याद रखनी है। और r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3। ये अपने इतना सा डेरिवेशन है नाभिक के आकार के अंदर तैयार हो जाता है। ये टॉपिक करना नहीं है, ये मैंने नोट्स में लिख दिया है। नाभिक का घनत्व फिर भी आपको समझा देता हूँ, नाभिक का घनत्व क्या चीज़ है। अगर आप चाहो तो कर लो, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, आ जाए तो बात अलग है। नाभिक बुक में अलग से नहीं दिया हुआ, अंदर तो दिया हुआ है। तो अब क्या होता है? नाभिक का घनत्व। घनत्व अपन को पता है क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये भी नाभिक का कुल द्रव्यमान बटे नाभिक का कुल आयतन। कुल द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान संख्या इंटू एक कण का द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या इंटू एक कण का द्रव्यमान, और बटा में आयतन को अपन ने भाग दे दिया V का। तो अब अपन ने लिख दिया है A इंटू m0। m0 यहाँ पे क्या? न्यूक्लियोनों का द्रव्यमान, वो अपन 1 AMU लेते हैं। उसके बाद में क्या हो गया? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई तो अपनी जगह पे रहा, r क्यूब की जगह अपन ने लगा दिया। r की वैल्यू होती है, अभी अपन ऊपर प्रूफ किया था क्या? r0 a की पावर 1/3, तो r0 a की पावर 1/3 उसका क्यूब कर दिया। क्यूब करने पे यहाँ पे r0 का तो क्यूब हो गया, a आ गया, a से a कैंसिल। अब m0 1 AMU के बराबर होता है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, r0 1.2 फर्मी, ये सारा कांस्टेंट है। याद रखने लायक ये होता है नाभिक का घनत्व कितना होता है। इस पूरे को सॉल्व करने पे 2.3 × 10⁻17 kg/m3। नाभिक का घनत्व इतना होता है, बहुत अधिक है ये। अतः नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या A पर निर्भर नहीं करता, तथा यह सभी तत्वों के लिए लगभग नियत रहता है। कभी कभी चेंज हो सकता है, लेकिन लगभग क्या रहता है? नियत रहता है नाभिक का घनत्व। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाभिक का घनत्व वैसे टॉपिक एनसीईआरटी में अलग से नहीं डिफाइन किया हुआ,
नेक्स्ट टॉपिक है अपनी द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा क्या होती है? द्रव्यमान ऊर्जा, आइंस्टीन ने द्रव्यमान व ऊर्जा की तुलना करने के लिए उनके बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसके अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में बदला जा सकता है। और उसके बीच में जो संबंध दिया वो क्या सूत्र है? वो है E = mc²। इसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं, जहाँ E ऊर्जा है, m क्या है? द्रव्यमान, c क्या है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये अपना हो गया आराम से, अच्छे से समझे। एनसीईआरटी की हेडिंग बाई हेडिंग पर अपन आ रहे हैं। तो उसके बाद में अगली टॉपिक है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा के अंदर क्या आता है? नाभिक को बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। एक लाइन में डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन पहले समझो क्या पहली हेडिंग मैंने दी है, द्रव्यमान स्थिति। तो जैसा कि हम जानते हैं, नाभिक का कुल द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? अब द्रव्यमान कभी तो अपन ने सुना नहीं है, कुल द्रव्यमान इन सबका जोड़ ही होगा, इन सबका द्रव्यमान होगा, उन सबको जोड़ेंगे तो इस पूरे का द्रव्यमान हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर कोई मास नहीं जा रहा, कोई द्रव्यमान नहीं जा रहा। लेकिन या किंतु वास्तव में नाभिक का द्रव्यमान थोड़ा कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी द्रव्यमान क्षति कहलाती है। द्रव्यमान में यह कमी क्या कहलाती है? द्रव्यमान क्षति। इसे डेल्टा एम से दिखाते हैं। तो डेल्टा एम अपन को पता है, अगर नाभिक में प्रोटॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन होते हैं Z, तो Z इंटू एक प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन कितने होते हैं? A-Z, तो A-Z इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ये पूरा होना चाहिए, इसमें से पूरे नाभिक का द्रव्यमान घटा दिया m। तो ये अपन ने फॉर्मूला बना लिया, डेल्टा एम, जो द्रव्यमान में कमी होती है। अब द्रव्यमान में यह कमी किस काम आती है वो अपन समझते हैं। ये आती है बंधन ऊर्जा के रूप में। अगली हेडिंग है हमारे सामने बंधन ऊर्जा। नाभिक के अंदर दो प्रोटोनों के बीच अत्यधिक प्रतिकर्षण होता है। दो क्या, इन सारे प्रोटोनों के बीच में प्रोटोन प्रोटोन सारे प्लस में बहुत सारा प्रतिकर्षण होगा, ये तो मैंने लिख दिया। नाभिक के अंदर प्रोटोनों के बीच, इतना लिख लो, प्रोटोनों के बीच अत्यधिक प्रतिकर्षण होता है। अतः क्योंकि ये सारे धनात्मक है, अतः इस प्रतिकर्षण के कारण नाभिक को टूटकर बिखर जाना चाहिए, किंतु नाभिक नहीं टूटता है। अतः उसे बांधे रखने के लिए प्रबल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा नाभिक अपने द्रव्यमान में आई कमी से प्राप्त करता है। कैसे? अभी अपन ने समझा था कि इस समीकरण से द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकता है। तो जितना ये द्रव्यमान कम हुआ है, डेल्टा एम द्रव्यमान जो कम हुआ है, इस पूरे को ये किस में बदल लेगा? ऊर्जा में बदल लेगा। और पूरे के पूरे डेल्टा एम को किस में बदल दिया? c² करके इसने ऊर्जा में बदल दिया, तथा इसे ही नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। अच्छे से मेरे हिसाब से एक पॉइंट समझ में आता होगा आपको। अगली हेडिंग दे रखी है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन की, अब इतने सारे न्यूक्लियन है इसके अंदर, अपन गिने तो लगभग 10-20 के आसपास अपन न्यूक्लियन बनाए हुए हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियन होते हैं। तो इन एक एक न्यूक्लियन के पास कितनी कितनी ऊर्जा होगी? एक न्यूक्लियन के पास, मेन टॉपिक ये है। ये डायग्राम बहुत हेल्प करने वाला है हमारी। अब एक न्यूक्लियन के पास कितनी है? तो नाभिक के कुल बंधन ऊर्जा तथा उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या का अनुपात बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो न्यूक्लियनों की संख्या कितनी होती है? ए होती है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियनों की संख्या कितनी होती है? ए होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी बटा द्रव्यमान संख्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसे इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं अपन स्टार पॉइंट्स पे। बोलेला बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन के पास में हमारे सामने एक ग्राफ है। ये मैंने नोट्स की लेंथ बढ़ाने के लिए नहीं बनाई। ये देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला, अभी नोट्स में अपन ने ये फॉर्मूला लिखा था। ये ग्राफ है। इससे इंपॉर्टेंट इसमें 2 ही पॉइंट दे रखे हैं, अपन ने 4-5 पॉइंट ढंग से लिखे हैं, उनको समझना है, पढ़ना है आराम से। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है। इस ग्राफ में क्या है? बढ़ते हुए केवल और केवल लिथियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 ध्यान रखना। ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग थी। लिथियम, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इनका ग्राफ होता है डाउन, बाकी सारा ग्राफ अपवर्ड चलता है और लास्ट में कांस्टेंट हो जाता है। तो अपन इसको पढ़ते हैं। क्या क्या पॉइंट्स लिखे? मैंने 5 पॉइंटों में लिखा, उसमें 2 ही दे रखे थे और ढंग से लिखे 5 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? प्रत्येक नाभिक की बंधन ऊर्जा धनात्मक होती है। क्यों? पॉजिटिव क्यों होती है? अतः प्रत्येक नाभिक के विखंडन के लिए ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है। अगर नहीं होती तो नाभिक अपने आप टूट जाते हैं, लेकिन अपन को नाभिक को तोड़ने के लिए ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है। जैसे नाभिक है, अब मेरे को इसको पार्टिकल को तोड़ना होगा तो मैं बाहर से इस पे हथौड़ा उसकी मारूंगा या फिर कुछ ऊर्जा दूंगा, गर्म करूंगा, कैसे भी करके, तभी ये टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। अब क्या है दूसरा पॉइंट? ए लेस देन 30 यानी कि द्रव्यमान संख्या अगर 30 से कम है, द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ती है। यानी कि ये देखो, यहाँ से लेके अपन एस तक आ गए तो कंटिन्यू क्या हो रही है? ग्राफ अप डाउन हो रहा है, ग्राफ अप हो रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। केवल और केवल वो 3 पॉइंट है, वो भी अपन लिखेंगे। ग्राफ में 3 शिखर बिंदु दिखाए गए हैं। अतः द्रव्यमान संख्या 4, 12, 16 वाले
नाभिक के द्रव्यमान संख्या 6, 14 और 18 वाले नाभिक से ज़्यादा स्थायी होते हैं। क्यों? इनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। अब देखो 4, 12 और 16 वाले 6, 14 और 18 वाले से ज़्यादा स्थायी है। क्यों? ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ऊपर वाला ज़्यादा स्थायी होता है, नीचे वाला कम। ऊपर वाला ज़्यादा स्थायी, नीचे वाला कम। ये पॉइंट है। 30 से 170 द्रव्यमान संख्या के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान व्यवहारिक रूप से नियत हो जाता है। अब ये लगभग 30 से 170 अपन ने लिखा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे लगभग एक सीधी लाइन की तरफ हो जा रहा है। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद में डाउनफॉल होगा, वो भी अपन पढ़ेंगे। लगभग नियत हो जाता है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाना भी है। पेपर में सीधा पूछता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनाओ। ए बराबर 56 के लिए 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि अधिकतम है, तथा ए बराबर 56 पे कौन आता है? Fe आता है। कौन आता है? Fe, आयरन। और ए बराबर 238, यहाँ पे कौन आता है? यूरेनियम। ये ध्यान में रखना है, 2 स्टार पॉइंट। ये किसके लिए? यूरेनियम के लिए इसका मान 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दोनों ही याद रखना है। ये आयरन की बात हो रही है, ये यूरेनियम की बात हो रही है। उसके बाद में अंतिम पॉइंट, द्रव्यमान संख्या 170 से 238 के लिए द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ बंधन ऊर्जा का मान कम होता है, क्योंकि ये F ब्लॉक के तत्व है और F ब्लॉक के तत्व अस्थायी होते हैं अतः छोटे नाभिकों में टूटकर स्थायित्व प्राप्त करते हैं। यानी इनके नाभिक का स्थायित्व नहीं रहता। यहाँ से लेकर यहाँ तक बाइंडिंग एनर्जी कंटिन्यू कम हो रही है। ये भी समझ में आ गया। उसके बाद में अगली हेडिंग हमारे सामने आती है नाभिकीय बल। अगली हेडिंग है हमारे सामने नाभिकीय बल। नाभिक के अंदर प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के उच्च प्रतिकर्षण होते हुए, अपन ने अभी समझा था इनके बीच में क्या है? प्रतिकर्षण बहुत उच्च है, एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे हैं। उच्च प्रतिकर्षण होते हुए भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने वाला प्रबल बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल। तो उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो तो नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। जो बल की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है? नाभिकीय बल। बल के 3 खास पॉइंट ध्यान रखना है। यह बल प्रकृति में सबसे ताकतवर बल है, प्रबलतम बल है। ये गलती से अभी 1 सेकंड पहले ही पेन चला है, आप समझिए पीडीएफ में ये पेन नहीं चला हुआ, इसलिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कीजिए और वो आपकी पूरी हेल्प करेगी। उसकी फोटो स्टेट करवा लीजिए, केवल उतना ही पढ़ना है। यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, यानी कि ये आकर्षण प्रकृति का जल है। भले ही इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण, लेकिन वास्तविकता में यहाँ पे क्या होगा? आकर्षण होगा। और यह आवेश पर निर्भर नहीं करता। इसकी परास बहुत कम, लगभग 1 फर्मी की होती है। यानी कि जो नाभिक अपन को मैंने अभी इतना बड़ा बना के दिखा रहा है, ये लगभग इतना छोटा है। ये बिंदु दिख रहा है आपको? मेरे हिसाब से नहीं भी दिख रहा होगा, इतना छोटा होता है। इसके अंदर ये सारी चीजें हो रही होती है। तो ये नाभिकीय बल हो गया। नाभिकीय बल के बाद अगली हेडिंग हमारे पास में क्या है? रेडियो एक्टिविटा। रेडियो एक्टिविटा यह एक स्वतः प्रक्रम है, यानी अपने आप होता है। ये अपन को करना नहीं पड़ता कि स्विच ऑन किया फिर रेडियो एक्टिविटा होगा। यह कब किस में होता है? जिसमें अस्थायी नाभिक, जो अस्थायी नाभिक होते हैं, जैसे एफ ब्लॉक के तत्व वगैरह भी अपन ने पढ़ा था। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है एफ ब्लॉक के तत्वों के अंदर ज्यादा होता है। यह एक स्वतः प्रक्रम है जिसमें अस्थायी नाभिक लगातार अपने नाभिकों में से कुछ छोटे विशेष कणों को बाहर निकालते रहते हैं, तथा पदार्थ का यह गुण रेडियो एक्टिविटा कहलाता है। यानी अपने आप इन कणों से, यूरेनियम से, प्लूटोनियम से, इन कणों से जो यहाँ इस रेंज में आ रहे हैं, इन कणों से अपने आप पार्टिकल को बाहर निकलते हैं। तो ये गुण क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटा। साथ ही कणों की संख्या में आई कमी को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। लगातार कणों की संख्या कम होगी, वो क्या कहलाएगा? रेडियो एक्टिव क्षय। 3 प्रकार के क्षय होते हैं, अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। अल्फा क्षय के अंदर क्या होता है? हीलियम का नाभिक निकलता है अपन को, हीलियम होता है 2He4, उसका नाभिक निकलता है। और निकलने से क्या प्रभाव पड़ता है? निकलने से ये प्रभाव पड़ता है कि नया जो नाभिक बनेगा उसकी द्रव्यमान संख्या में तो 4 की कमी, A तो A-4, और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे अपना उदाहरण ढंग से देखो। अल्फा क्षय में अल्फा क्षय, साथ साथ में इसको भी नोट कर लेना अगर वीडियो देख रहे हो पूरा यहाँ तक पहुंचे हो। तो अल्फा क्षय में अपन ने ले लिया 92 यूरेनियम 238, इससे क्या करवा रहे हैं? अपन अल्फा क्षय करवा रहे हैं। तो जो भी परमाणु बनेगा, मान लो अपन को 90 नंबर का ध्यान में नहीं है, वैसे मेरे को ध्यान में प्लूटोनियम बनता है 90 पे, ठीक है। तो 90 प्लूटोनियम 234 प्लस 2He4 ये बनेगा।
समझ में आया अच्छे से? इस प्रकार से अल्फा से होता है। तो इसमें तो 2 की कमी, तो ये x था तो x माइनस 2 क्या होता है 90, ये a था तो a माइनस 4, 4 की कमी। इस तरह से होता है अल्फा क्षय। उसके बाद में आता है बीटा क्षय। बीटा क्षय में 2 प्रकार के कण निकलते हैं। कौन कौन से कण निकलते हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरा पॉजिट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में सबको पता है, पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान me के बराबर होता है तथा आवेश प्लस ही होता है। यानी पॉजिट्रॉन ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान तो एकदम इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन आवेश कितना है? आवेश प्लस का ही है। तो जितना प्रोटॉन पे होता है उतना इस पे आवेश है, लेकिन द्रव्यमान कम है। द्रव्यमान कितना है? इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। तो इसके अंदर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन से 2 प्रकार के होते हैं बीटा क्षय में। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, तो क्या होता है? द्रव्यमान संख्या 1 में तो कोई परिवर्तन नहीं होता दोनों टाइम में। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन निकलते समय 1 बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन निकल गया। साथ में क्या निकला? एंटी न्यूट्रिनो। इसके बारे में कभी विशेष से बात करेंगे, फिलहाल ध्यान में रखो ये क्या है? एंटी न्यूट्रिनो, और ये चक्रण को नियत करता है। एंटी न्यूट्रिनो का माइनस हाफ स्पिन होता है, माइनस हाफ चक्रण, यानी जो बलागुण को नियत रखता है, और इसका न्यूट्रिनो का होता है प्लस हाफ चक्रण। इसीलिए कह रहा हूँ ये चीजें नोट्स में लिखी हुई नहीं है, आपको वीडियो के साथ ही समझनी पड़ेगी। और क्या है? पॉजिट्रॉन क्षय। जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में 1 की कमी आ जाती है। द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आती है। साथ ही क्या निकलता है? पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो पार्टिकल। क्या निकलता है? न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो, ई से याद रख लेना, पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, गामा क्षय। गामा क्षय जिसमें उच्च ऊर्जा वाले फोटोन उत्सर्जित होता है। ऊर्जा के पैकेट को अपन को पता है फोटोन कहते हैं, ये ऐसे होते हैं, इसको गामा से दिखाते हैं। इनकी ऊर्जा बहुत उच्च होती है, यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा वाले फोटोन। वैसे एक फोटोन की बात करें तो एक फोटोन की ऊर्जा होती है लगभग 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा। ये सब चीजें कुछ याद रखने वाली केवल आपकी वीडियो से ही समझ में आ सकती है। उसके बाद में इन सब का कारण समझते हैं, ये क्यों होते हैं। तो अल्फा क्षय का कारण, हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए, किंतु अपन ने यही पढ़ लिया द्रव्यमान क्षति, यानी इससे थोड़ा कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी, द्रव्यमान में से कम होता है इससे, तो द्रव्यमान में यह कमी बंधन ऊर्जा में बदल जाती है, और बंधन ऊर्जा पुनः गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब किसी कण की गतिज ऊर्जा अत्यधिक ज्यादा होगी तो वो गति तो करेगा, तो गतिज ऊर्जा में बदलने के कारण इसकी गति बहुत तीव्र हो जाता है, जिसके कारण अल्फा कण तेजी से बाहर आ जाता है। ये समझाया हुआ है, आराम से लिखा हुआ है। अल्फा क्षय का मेन कारण यही। इसी प्रकार अपन बीटा क्षय का कारण अभी हमने समझा था, चक्रण या कोणीय संवेग। तो यह कोणीय संवेग को संरक्षण रखता है, जिस कारण यह अपने साथ 2 अन्य कण न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो का भी उत्सर्जन करता है। और बीटा क्षय अपन ने पहले से समझ लिया है अच्छे से। क्या रखना है? जब इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होता है तब तो क्या होता है? परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, मेन चीज यही है, परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, और जब पॉजिट्रॉन क्षय होता है तब परमाणु क्रमांक 1 कम होता है। अच्छे से समझिए इन सब चीजों को। गामा क्षय, गामा क्षय के अंदर क्या होता है? अल्फा क्षय या बीटा क्षय के बाद नाभिक उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। नाभिक उत्तेजित अवस्था में चला गया, जिस कारण वह अपनी ऊर्जा को फोटोन या गामा के रूप में उत्सर्जित करता है। पूरी की पूरी एनर्जी फोटोनों के रूप में निकलेगी। और इसके अंदर गामा क्षय के अंदर अपन को ये पढ़ने को मिलता है आराम से, ये डायग्राम भी दे रखा है बुक में अच्छे वाला। तो क्या होता है? पहले अल्फा क्षय या बीटा क्षय होने के कारण उत्तेजित अवस्था में गया, फिर ऊर्जा उत्सर्जित करता हुआ मूल अवस्था में आता है। ठीक है, जैसे किसी पानी को गर्म करते वो वापस ठंडा होता है, तो ये वही वाली कंडीशन है। उस टाइम में भाप निकलती है तो ये भी एनर्जी निकालती है, गामा क्षय करके निकालती है। ये उदासीन होता है, गामा पार्टिकल उदासीन होता है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित होता है, ऐसा कोई द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है? गामा क्षय में उत्तेजित अवस्था में जाता है, जिस कारण वह अपनी ऊर्जा फोटोन गामा के रूप में उत्सर्जित करता है और मूल अवस्था में आता है। गामा क्षय आ गया। उसके बाद में रेडियो एक्टिविटी के नियम, द इम्पोर्टेंट है ये नियम, ये डेरिवेशंस, ये सारे आते हैं। तो पहला नियम क्या है? यह एक स्वतः प्रक्रम है, अपने आप होता है।
बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं करता। यानी अपन चाहे जो पार्टिकल रेडियो एक्टिवता नहीं दिखाता, बाहर से कुछ करके प्रक्रम करके उसको गर्म करके उसको रेडियो एक्टिवता शुरू नहीं करवा सकते। और जो यूरेनियम वगैरह ये ऐसा काम करते हैं, रेडियो एक्टिवता का गुण प्रदर्शित करते हैं, उनको अपन कैसे भी करके रोक नहीं सकते, उनकी विकिरणों को रोक नहीं सकते, ये कंटिन्यू अपनी किरणें निकालते रहेंगे। तो ये तो ध्यान रखना है, पहला नियम इंपॉर्टेंट है। बाहरी कारकों से न तो इन्हें रोका जा सकता है, न ही इन्हें शुरू किया जा सकता है। दूसरा, किसी भी निश्चित समय पर रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्षय दर उसमें बचे हुए कणों की संख्या के सीधे समानुपाती है। क्षय दर मतलब खत्म होने की दर, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी उस समय पर बचे हुए कणों की संख्या के सीधे समानुपाती, यानी एन के समानुपाती। डेल्टा टी समय में परिवर्तन, डेल्टा एन कणों की संख्या में परिवर्तन, एन उस समय नाभिक में बचे हुए कणों की संख्या। चिन्ह हटाने पर, समानुपाती का चिन्ह हटाने पर कोई ना कोई नियतांक आता है, यहाँ पे आता है लेमडा। लेमडा को बोलते हैं क्षय नियतांक। डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू लेमडा एन। डेल्टा टी को डी टी से रिप्लेस कर दिया, डेल्टा एन को माइनस डी एन से रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कणों की संख्या में कमी आ रही है, लिखा हुआ भी है कणों की संख्या में कमी कारण। एक चीज, एक पॉइंट एक बार देख लिया, उसको बार बार देखो, केवल यही वीडियो देखना है, उसके बाद में दूसरा कहीं नहीं देखना है। इसको देखो, समझो, उतार लो एनसीईआरटी में, उससे बाहर कुछ नहीं है। केवल एनसीईआरटी को फॉलो किया ताकि बोर्ड में पूरे नंबर मिल जाए अपन को, और एक एक पॉइंट भी डीप में कवर हो रहा है हमारा। अतः ये क्या बन गया, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी बन गया माइनस का डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू लेमडा एन। माइनस को उधर रिप्लेस करिया, एन इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ गया डिवाइड में, डी टी इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में। नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी, डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का लेमडा एन डी टी। दोनों तरफ समाकलन कर दिया। तो समाकलन, इनिशियल लिमिट पहले अपन के पास कितने कण थे, एन नोट कण थे, धीरे धीरे कम हो गए, लास्ट में कितने बचे, एन बचे। तो टी नोट पर एन नोट कण थे और टी समय पर एन कण बचे हैं। ये समय की और कणों की संख्या की दोनों की लिमिट लगा दी है। लिमिट लगा दी और उसके बाद में अपन को कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। समाकलन, समाकलन में 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। इसीलिए 1 अपॉन एन डी एन का इंटीग्रेशन अपने पास में हो गया लॉग एन। तो ये बच गया लॉग एन और लिमिट लगा दी। उसके बाद में अपन के पास में के डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है के एक्स। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, लेमडा डी टी का इंटीग्रेशन हो गया लेमडा टी, और टी पे अपन ने लगा दिया लिमिट। माइनस पहले से पड़ा था तो माइनस अपनी जगह पे पड़ा है। मैं मैथ के कॉन्सेप्ट भी आपको समझा रहा हूँ कैसे आते हैं। और उसके बाद में ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए, लॉग का वीडियो देखिए। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अपन ने लगा दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट माइनस का लेमडा टी माइनस टी नॉट। उसके बाद में अपन ने क्या कर दिया, टी नॉट बराबर जब अपन ने जीरो ले लिया, टी नॉट बराबर जीरो लेने पर, टी नॉट बराबर जीरो लेने पर ये क्या आ गया, माइनस का लेमडा टी। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग के आई बटन पर क्लिक कीजिए, लॉग के कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी। मैं भी तो लिख रहा हूँ फॉर्मूले, सारे इस वीडियो में कवर है, एक वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ऐसे ही लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये अगर समय हो तो लॉग का पूरा वीडियो देख लेना इस आई बटन पे क्लिक करके। अब अपन आ जाते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग का भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में दे रहे हैं हम, उसको भी देख लीजिए। दोनों तरफ एंटी लॉग लेने पर, तो ये अपने पास में ए अपॉन एन नॉट हो गया। एंटी लॉग लेने पे क्या हुआ, एंटी लॉग लेने पे लॉग हो जाता है गायब, और जहाँ पे लॉग नहीं लगा वहाँ पे आ जाती है ई की पावर, क्या आ जाती है, ई की पावर। तो एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी। अब एन नॉट इधर क्या है, डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। यही अंतिम फॉर्मूला ध्यान में रखना। ई को बोलते हैं चर घातांक की नियतांक, ई को बोलते हैं चर घातांक की नियतांक, उसकी वैल्यू होती है 2.718, एक गणित की संख्या है। बाकी सारी चीज़ों की भी डिटेल लिखी हुई है, पढ़ लेना आराम से, इससे ऊपर आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता का क्या मीनिंग आ गया, रेडियो तो अभी अपन ने सीखा है। वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इससे ऊपर कुछ नहीं सोचना, यही लैंग्वेज, यही डेफिनेशन अपन को चलानी है। रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर को रेडियो सक्रियता कहते हैं। नई डेफिनेशन और लिखिए एक और, प्रति एकांक समय में क्षयित होने वाले नाभिकों की
क्या रेडियो सक्रियता कहलाती है, यानी कितने टाइम में कितने पार्टिकल निकल रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि 1 सेकंड में 10 पार्टिकल निकल रहे हैं तो उसकी रेडियो सक्रियता क्या होगी, 10 पार्टिकल पर सेकंड। अगर मैं कहूँ फ्रीक्वेंसी टाइप का है, आवर्ती टाइप का है, अगर मैं कहूँ 50 पार्टिकल 1 सेकंड में निकल रहे हैं तो 50 पार्टिकल पर सेकंड ऐसे निकल जाती है ये रेडियो सक्रियता, यानी निकलने वाले कणों की संख्या बटा समय। तो R इक्वल टू निकलने वाले कणों की संख्या बटा समय, माइनस लगा दिया, क्यों कण निकल रहे हैं इसलिए माइनस साइन आता है। dn अपॉन dt या फिर माइनस का dn अपॉन dt या फिर डेल्टा n अपॉन डेल्टा टी। n का फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है, अभी निकाला है, दे रहा ऊपर n नोट टी की पावर माइनस लेमडा टी। अब लेमडा तो n नोट तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, d बाई डी टी ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो अब अपन को ध्यान में रखना है e की पावर x का समाकलन होता है, e की पावर x का अवकलन कर रहे हैं अभी अपन, तो d बाय डी एक्स ई की पावर x का अवकलन भी होता है e की पावर x। और अगर e की पावर kx है, d बाई डी एक्स ई की पावर kx कोई कांस्टेंट है तो वो हो जाता है k e की पावर kx। ये ध्यान में रखना है। ये समाकलन अवकलन के फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ, इसके लिए भी एक विशेष प्रकार का वीडियो बना दूंगा ताकि आपके फंडे क्लियर रहे सारे के सारे। फिजिक्स में जितनी भी मैथमेटिक्स आती है उसके रिगार्डिंग हम बनाते रहेंगे वीडियो। जैसे आई बटन पर क्लिक कीजिए, वेक्टर की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है अपन ने, जितना भी वेक्टर फिजिक्स में आता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके आने वाले ट्रिग्नोमेट्री पूरा। वैसे ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से बनाया हुआ नहीं है, कुछ वीडियो डाले हुए ट्रिग्नोमेट्री के, अपन उन पे भी आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से बना देंगे, समाकलन अवकलन बना देंगे, सदिश अच्छे से बना दिया है। बस इतना ही मैथ का पोर्शन जो आता है वो फिजिक्स में आता है अपने, तो फिजिक्स का अपन पूरी हो जाएगी। अब अपन ने लगा दिया, तो ये एन नॉट बार है e की पावर माइनस लेमडा टी के अंदर। अब ये भी मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये आ गया e की पावर माइनस लेमडा टी का e की पावर माइनस लेमडा टी, साथ में माइनस का लेमडा बार आ गया। जैसे कांस्टेंट बार आता है ना, इसमें मैंने कहा था ये के बार आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस लेमडा है तो माइनस के चिन्ह के सहित बार आएगा, माइनस लेमडा बार आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, एन लेमडा को मैंने आगे लिख दिया ताकि एन नोट को पीछे लिख दूँ, तो एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी, एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी क्या होता है, एन होता है। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा एन। आर की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा एन। अगली हेडिंग अपने पास में है अर्धायुकाल। अगली हेडिंग हमारे पास में क्या है, अर्धायुकाल। अर्धायुकाल समय का वह मान जब नाभिक में बचे हुए कणों की संख्या उसके प्रारंभिक कणों की संख्या की आधी रह जाती है, अर्धायुकाल कहलाता है। अर्थात हमारे पास जो न्यूक्लियस था ये रहा, अगर टी नोट पर इसके पास 1000 पार्टिकल है तो टी हाफ क्या होगा, जब इसके पास 500 कण रह जाएंगे, 500 पार्टिकल रह जाएंगे, तो उतने समय यह इसका क्या होगा, अर्धायुकाल। अपन ने यहाँ से शुरू किया, 1000 पार्टिकल जब थे तब से देखना शुरू किया, जैसे ही 500 हुए अपना अर्धायुकाल आ गया। अब अगला अर्धायुकाल क्या आएगा, अगला अर्धायुकाल इतने समय में इसको 250 पार्टिकल होंगे। ऐसे धीरे धीरे, यानी पार्टिकल धीरे धीरे कणों के निकलने की रेट कम हो जाती है, स्पीड कम होने लगती है, क्योंकि अब कण कम निकल रहे हैं, ये ध्यान में रखना। अर्धायुकाल वही रहता है, आधे कण निकलने का समय। तो अब इसके अंदर टी को टी हाफ से लिखा तो एन हो गए एन नोट बटा 2, 1000 का आधा 500, तो एन हो गया एन नोट बटा 2, और समय क्या हो गया, टी हाफ। तो यही फॉर्मूला था, एन इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी से एन को एन नोट बटा 2 रखा, तो एन नोट से एन नोट तो कैंसिल, ई की पावर माइनस लेमडा टी को टी हाफ रख दिया, ताकि डेरिवेशन भी समझाए हुए अच्छे से आपको सीखे। तो अब एन नोट से एन नोट गया तो यहाँ पे बच गया 1/2, इधर बच गया ई की पावर माइनस लेमडा टी हाफ। फिर वापस दोनों तरफ लोग लेने पर, तो लोग लेने पर जहाँ पे लोग नहीं है वहाँ पे आ जाता है लोग, 1/2 को अपन 2 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, और इधर भी आ गया लोग, लोग और ई एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, तो ये तो गया, तो क्या बचा, माइनस का लेमडा टी हाफ। लॉग और ई एक दूसरे को खत्म करते हैं, ये ध्यान में रखना। और यहाँ पे पावर आ जाती है लॉग की प्रॉपर्टी में, ये ध्यान रखना। कह रहा हूँ ना, लॉग का वीडियो आपको देखना पड़ेगा। लॉग का फॉर्मूला इसी के साथ लिखता हूँ, लॉग ए की पावर एक्स में होता है एक्स लॉग ए, जो भी ये होता है पावर में ये आगे आता है लॉग में कुछ फॉर्मूले। इसलिए ये लॉग का आई बटन पे जो वीडियो दिखा रहा है बार बार, इसको तो आप मस्ट देख लेना, क्योंकि बिना लॉग के होगा नहीं। अब लॉग लिया, पावर आ गई तो -1 आ गया तो log 2 बचा। लॉग में भी ये बेस ln है, आप पूरा वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा डिटेल में कहाँ पे ई लगाना है, कहाँ पे 10 लगाना है। तो log बेस ई, इसको ln भी बोलते हैं, प्राकृतिक लॉग ln2 भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0.693। और इधर इधर माइनस, इधर माइनस, माइनस से या फिर इस
माइनस से माइनस यहीं पे काट सकते हो या फिर अपन ने आगे आगे कर लिया है। क्या बचा? माइनस लेमडा टी हाफ बचा, तो माइनस लेमडा को अपन ने दे दिया डिवाइड में, तो लॉग 2 माइनस का अपॉन माइनस लेमडा, माइनस से माइनस गया, log 2 अपॉन लेमडा भी टी हाफ का फॉर्मूला ठीक है, बहुत सारी किताबों में केवल यहीं तक छोड़ा होता है, और मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है, वो होती है 0.693 अपॉन लेमडा टी हाफ की। ये अपने पास अब टॉपिक क्लियर हुआ है अर्ध आयु काल का। अब अपना अगला टॉपिक है माध्य आयु। माध्य आयु क्या होती है? तो माध्य आयु मतलब, माध्य मतलब औसत आयु। क्या है? औसत आयु, एक नाम और। तो औसत मतलब समय का वह मान जो नाभिक में उपस्थित सभी कणों की कुल आयु तथा कणों की संख्या के अनुपात को बताता है। सीधा ध्यान में रखो। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है? सभी कणों की कुल आयु बट्टे कणों की कुल संख्या। कणों की कुल संख्या अपन को पता है एन नॉट होती है, कणों की कुल आयु ये रही, अपन ने अभी फॉर्मूला डिराइव कर रखा है। तो टी लैम्डा एन नॉट ई की टी की पावर 0 से इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। तो एन नॉट से एन नॉट गया, उसके बाद में इस सब का समाकलन करने पे टों की वैल्यू आती है 1 अपॉन लैम्डा। ये सॉल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नीट में भी इसको सॉल्व करना नहीं, जेई में अपन जरूर बताएंगे जब भी भविष्य में वीडियो बनाएंगे। अब क्या है माध्य आयु? माध्य आयु यानी कि टो होती है, इसकी वैल्यू आई 1 अपॉन लैम्डा, तथा औसत आयु में संबंध। संबंध क्या है? टी हाफ। टी हाफ क्या होता है? टी हाफ होता है log 2 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है? टो। तो इस पूरे को टो लिख सकते हैं, टो log 2। लॉग भी नहीं, ये ln है, ये इसमें संबंध, ये ध्यान में रखना है। माध्य आयु हो गया, औसत आयु हो गया, दोनों के बीच में संबंध हो गया, या फॉर्मूला। एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है? बस आपको इतने ही वीडियो देखने, इस वीडियो को बार बार देखो, समझो, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इससे ना तो सरल आपको लैंग्वेज मिलेगी, ना ही इससे बेस्ट आपको नोट्स मिलेंगे। तो नोट्स डाउनलोड करके जल्दी से जल्दी प्रिंट आउट कटा के बस इनको पढ़िए और बोर्ड्स में नंबर लाइए एकदम बेधड़। अब आता है नाभिकीय ऊर्जा। जब भी कोई नाभिक छोटे नाभिकों में टूटता है या छोटे छोटे नाभिक जुड़कर बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो दोनों ही स्थिति में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा को ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अर्थात विभिन्न नाभिकीय परिघटनाओं में मुक्त होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। इससे मुक्त होने वाली ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापी जाती है। ये इसकी डेफिनेशन। नाभिकीय ऊर्जा भी कवर। अब अपन आ जाते हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं में। दो चीज पढ़ी थी अभी अपन ने, नाभिकीय विखंडन। पहली हेडिंग क्या पढ़ी थी? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब किसी बाहरी नाभिक को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण आदि से बमबारी करवाकर, यानी उस पार्टिकल गिरवा छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, तो यह घटना नाभिकीय विखंडन कहलाती है। उदाहरण भी दिया है अपन। 92 यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन पार्टिकल की बमबारी करवा रहे हैं, तो 92 यूरेनियम 236 बनता है, क्योंकि न्यूट्रॉन इसमें ऐड हो गया। अब ये क्या है? ये अस्थायी है। जब ये अस्थायी है तो ये टूटेगा छोटे छोटे नाभिकों में, तो ये बनता है 56 Ba 144 और 36 Kr, इलेक्ट्रॉन Kr होता है शायद, उसके बाद में 89, साथ में 3 न्यूट्रॉन ऑन मिला, यानी छोटे छोटे नाभिकों में टूट गया। ये तो विखंडन की अभिक्रिया हुई। उसी प्रकार नाभिकीय संलयन। संलयन के अंदर क्या होता है? दो छोटे नाभिकों का आपस में जुड़कर बड़े नाभिक का बनाना नाभिकीय संलयन कहलाता है। जैसे दो प्रोटीरियम आपस में जुड़कर ड्यूटीरियम बना लिया, 1H1 दोनों ने ऐड किया, 1S2 बना लिया। इसमें साथ में एक पॉजिट्रॉन निकला, एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकला और ऊर्जा मुक्त हुई। दोनों ही पार्टिकल, दोनों ही प्रोसेस में ऊर्जा मुक्त होते हैं। ऊपर वाले में भी ऊर्जा मुक्त हुई, मैंने लिखी नहीं है ताकि नोट्स खराब ना हो। दोनों प्रोसेस पढ़ लिए। अब बोर्ड में पूछने वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर बताओ। तो ये अंतर के रूप में बना लिया। तो पहला अंतर क्या है? भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है, जबकि दो हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं। इसमें नाभिक टूटने का काम होता है, इसमें जुड़ने का काम होता है। ये धरती पर संभव है, ये केवल तारों पर होती है। इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ये अनकंट्रोल होती है। सोलर एनर्जी को अभी तक नहीं कंट्रोल कर पाने का कारण यह है, ये अनकंट्रोल होती है, अनियंत्रित होती है। इसमें न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, इसमें प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं। बस 4 यंत्र याद रखने काफी है। अगली हेडिंग आती है नाभिकीय रिएक्टर। आपको पीडीएफ में नोट्स एक साथ ही मिलेंगे, ये मेरे कुछ दूसरे नोटबुक में उतारा हुआ है।
एक सेकेंड, ये रहा। अब पहले इसको पढ़ लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करके शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने की विधि नाभिकीय रिएक्टर कहलाती है। एक लाइन में इसकी डेफिनेशन अपने कवर हुई। अब मैंने डबल मेहनत इसलिए नहीं की क्योंकि उतारने में समय लगता है और इसमें भी अच्छे से समझाया हुआ है। कैसे समझाया हुआ है अभी अपन देखते हैं। इसमें ये हमारे पास में डायग्राम है। पहले नाभिकीय रिएक्टर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर वह यंत्र है जो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के आधारित होता है। इसमें 5 मुख्य भाग होते हैं। इसमें क्या होते हैं? ईंधन, मंदक, नियंत्रक छड़े, शीतलक और परिरक्षक। क्या होते हैं? ये रहा डायग्राम, देखते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? ये है अपना फ्यूल, ईंधन। ये ईंधन है और ये अपना मेन कक्ष है, मुख्य कक्ष, चेंबर। और इसके अंदर मंदक होते हैं, कुछ अवशोषक वगैरह, अभी अपन इसको पढ़ेंगे सबको। उसके बाद में ये होती है नियंत्रक छड़े। जब ये रिएक्शन अनकंट्रोल होने लगती है तो इनको डुबा देते हैं ताकि रिएक्शन कंट्रोल हो जाए। ये डायग्राम है। और ये होती है बोरोम और कैडमियम की, ये भी सब। उसके बाद में कूलर, जब ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है तो कूलर की आवश्यकता होती है, शीतलक की, तो इन्हें ठंडा करने के लिए। ठंडा करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? D2O का। जब इन्हें ठंडा करते हैं तो ये पानी गर्म होने लगता है, भारी जल D2O। अब जल गर्म हुआ तो भाप बनाएगा, भाप बनाएगा तो यहाँ पे एक टरबाइन लगा होता है। क्या लगा होता है? टरबाइन लगा होता है। तो जैसे ही भाप बनाएगा, ये भाप ऐसे जाएगी, इस टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन के घूमते ही क्या उत्पन्न हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो अभी अपन ने समझा था कि इससे अपन विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, लिखा हुआ ना, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो टरबाइन घूमेगा, ऊर्जा प्राप्त हुई, वापस इधर आके ठंडी, इसने अपनी एनर्जी खो दी है तो इधर आके ठंडा पूरा होके इसमें आ जाएगा। यही है मेन इसका कार्य। अब अपन लाइन टू लाइन रीड कर लेते हैं इसको। ये डायग्राम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा का पूरा डायग्राम इंपोर्टेंट। नोट्स में डायग्राम भी है PDF में, बाकी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा एक बार। अब अपन आते हैं ईंधन। नाभिकीय रिएक्टर में 92 यूरेनियम 235 व 90 प्लूटोनियम 93 प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। ये ईंधन एल्यूमिनियम के बड़े बड़े बेलनाकार पात्रों में मुख्य कक्ष में रखे जाते हैं। अब मंद गति से, यानी कि धीरे धीरे चलता हुआ, मंद गति से चलता हुआ न्यूट्रॉन इन बेलनाकार पात्रों पर आकर आक्रमण करता है। जो अभी रिएक्शन थोड़ी देर पहले अपन ने देखी थी नाभिकीय विखंडन में, ये अभी प्रारंभ करते हैं। ये अभी नहीं, अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं। ये अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, इससे अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। अब मंदक, मंदक का क्या कार्य? मंदक का मुख्य कार्य द्वितीयक न्यूट्रॉन की गति को कम करना है। मंदक के लिए हम ग्रेफाइट, पैराफिन या D2O का प्रयोग करते हैं। यह अभिक्रमक प्राकृतिक रूप से प्रोटॉन आदि के होते हैं। जब ये तेज गति से करते हुए द्वितीयक न्यूट्रॉन से पूर्णतः प्रत्याश टक्कर करते हैं तो इनका वेग परस्पर बदल जाता है। इस प्रक्रम में न्यूट्रॉन की गति निम्न हो जाती है। कैसे? अभी अपन समझते हैं। वो रिएक्शन अपन ने अभी देखी थी कि 92 यूरेनियम 235 पर जब अपन एक न्यूट्रॉन गिराते हैं तो अपन के पास में क्या क्या मिलता है? एक बेरियम तथा एक क्रिप्टॉन, साथ में 3 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन N1, N2 और N3, 3 न्यूट्रॉन। ये अगले पार्टिकल से जाता है तेज तेज गति करता हुआ और फिर एक यूरेनियम से टकराता है, बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन, बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन। ऐसे करते हुए यह अभिक्रिया है अनियंत्रित अभिक्रिया है। तो इसको कंट्रोल करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं तो इसके अंदर अपन क्या मिला देते हैं? मंदक मिला देते हैं। मंदक जैसे इस रूम में आया, ये रहा, यहाँ पे होती है रिएक्शन। मंदक जैसे इस रूम में आया तो इसमें क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे जो इनके साथ प्रत्याश टक्कर करेंगे और अपन यहाँ से न्यूट्रॉनों को खींच के बाहर ले जाएंगे। न्यूट्रॉनों को खींच के, ये चुंबक की तरह है जो न्यूट्रॉन को चिपकाते हैं, न्यूट्रॉनों को खींच के बाहर ले जाएंगे। तो अभिक्रिया क्या हो जाती है? कंट्रोल हो जाती है। मंदक हो गया। उसके बाद में आते हैं अपन नियंत्रक छड़े। इन छड़ों का मुख्य कार्य
रूम में न्यूट्रॉन ग्रहण करना या अवशोषित करना है। इस कार्य के लिए हम बोरोन व कैडमियम का उपयोग किया जाता है। ये छड़ मुख्य रूप से स्थायी रूप नहीं होती है, यानी इन्हें कभी कभी लाते हैं। जब भी मैं छड़ों की बात की मैंने, परंतु जब मुख्य कक्ष में अत्यधिक मात्रा में न्यूट्रॉन उत्पन्न हो जाता है तो इनका प्रवेश मुख्य कक्ष में करवाया जाता है, अन्यथा इन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। अब आते हैं अपन शीतलक पर। मैंने पूरा समझा दिया आराम से, केवल पढ़ना बाकी है। शीतलक, नाभिकीय अभिक्रिया भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को ठंडा करने के लिए हम कुछ पदार्थ का उपयोग करते हैं, जैसे D2O यानी कि भारी जल, या फिर CO2 यानी कि सूक्ष्म बर्फ, या फिर द्रव सोडियम। द्रव सोडियम भी काफ़ी ठंडा होता है, शीतलक कहलाते हैं। इनका मुख्य कार्य ऊष्मा को ठंडा करना है, रिएक्टर में ऊष्मा को ठंडा करना है। अब आते हैं परिरक्षण। परिरक्षण का मतलब जो हमारी रक्षा कर सके। जैसा कि हम जानते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जो कि हानिकारक विकिरणें उत्सर्जित करता है। कर्मचारियों को इनसे बचाने के लिए 2 मीटर चौड़ी कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है, जिसे परिरक्षण कहते हैं। ये भी हो गया। अब आते हैं अपन क्रांतिक द्रव्यमान। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। यानी ये अभिक्रिया अपन स्टार्ट करने के लिए अपन को कितनी आवश्यकता है, वो क्या कहलाती है? क्रांतिक द्रव्यमान। उसके बाद में पुनरुत्पादन गुणांक K, ये क्या है? न्यूट्रॉन, N मतलब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उत्पादन की दर बट्टा न्यूट्रॉन हानि की दर क्या कहलाती है? पुनरुत्पादन गुणांक कहलाती है K। अगर K बराबर 1 है तो अभिक्रिया सतत रूप से अग्रसर चलती रहेगी। अगर K 1 से बड़ा है, जैसे वहाँ पे 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे थे, तो यहाँ K से बड़ा है, तो यह अत्यधिक खतरनाक परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो भी अपन ने एग्जाम्पल देखा था। और अगर K का मान 1 से कम है तो अभिक्रिया रुक जाएगी। ये मेन चीज़ है। न्यूट्रॉन उत्पादन की दर और उसके हानि की दर क्या कहलाती है? पुनरुत्पादन गुणांक। ये रही इसकी परिभाषा। पुनरुत्पादन गुणांक न्यूट्रॉन उत्पादन की दर व न्यूट्रॉन हानि की दर के अनुपात को कहते हैं। इसी के साथ टॉपिक क्लियर होता है अपना नाभिकीय रिएक्टर। एनसीईआरटी की लास्ट हेडिंग है तारों में ऊर्जा का जनन। तो सभी तारे सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। इसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य का 90% द्रव्यमान केवल और केवल हाइड्रोजन और हीलियम से है, जबकि 10% द्रव्यमान अन्य तत्वों से बना हुआ है। सूर्य की सतह का ताप अत्यधिक होने के कारण दो चक्रों द्वारा नाभिकीय संलयन से अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। एक है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र और एक है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। कार्बन नाइट्रोजन चक्र कोर्स में नहीं है, अपन नहीं पढ़ेंगे। अपन पढ़ते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। 1H1 आपस में मिला के क्या बनाते हैं? 1S2, एक पॉजिट्रॉन एक न्यूट्रिनो और ऊर्जा मुक्त हुई। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलकर क्या बना रहा है? गामा फोटोन, यानी ऊर्जा के पैकेट, साथ में फिर ऊर्जा मुक्त हुई। उसके बाद में एक 1S2 और 1H1 क्या मिलकर बना रहे हैं? 2He3, साथ में गामा फोटोन निकाल रहे हैं और ऊर्जा मुक्त हो रही है। 2He3 क्या बना रहे हैं? 2He4 और एक प्रोटीनियम, 2 प्रोटीनियम, साथ में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। ये चारों स्टेप प्रोटॉन के चक्र के याद रखने, चारों स्टेप लाइन से। इससे इन सबको ऐड करेंगे तो लास्ट में नेट बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार सूरज के पास, कोई भी ग्रह के पास अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा चली जाती है। और इसी के साथ ये टॉपिक अपने ख़त्म होता है, चैप्टर नाभिक। उसके बाद 9 के 9 चैप्टर वन शॉट अपन 31 मार्च तक ला रहे हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप शेयर करेंगे 31 मार्च तक, अगर हमारे वन शॉट वीडियो में से किसी पे भी 1000 व्यूज़ से ऊपर चले जाते हैं तो मैं फिजिक्स के 50 द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है उसको भी मैं लाइव सॉल्व करवाऊंगा। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।